आजच्या ह्या व्याख्यानमाळेत या सभागृहात उपस्थित सर्व वडील मंडळी, बंधू आणि भगिनींनो, काल मला संधी मिळाली आपल्यासमोर काही विचार मांडण्याची राष्ट्रीय सुरक्षेवर. त्याच्यातला हा दुसरा एक हिस्सा आहे आतंकवाद आणि त्याचे बदलते स्वरूप. काल जसं मी आपल्याला जेव्हा निवेदन केलं की राष्ट्रीय सुरक्षामध्ये फक्त 2-4 विमानं किंवा 10-12 रणगाड्या किंवा सीमेची सुरक्षा हेच फक्त एक राष्ट्रीय सुरक्षा असते, ते दिवस आता गेले. आंतरिक सुरक्षा दिवसेंदिवस जास्त महत्त्वाची होत चालली आहे. काल मी आपलं जेव्हा विचार आपल्यासमोर मांडत होतो, एक गोष्ट माझ्या लक्षात आली, त्यावेळेला पण मी त्याचा उद्धरण नाही केला, त्याचा गैरसमज होऊ नये. हे असले जे कार्यक्रम आपल्याकडे होतात, जे जनजागृतीचे आहे, सुरक्षेबद्दल आहे, राष्ट्राबद्दल आहे, हे महाराष्ट्रात जास्त होतात. असं नाही की इतर जागी होत नाही, होतात, पण ते टी व्हीवर ते जास्त येतात, जमिनीवर ते कमी होतात, असं मी पाहिलेलं आहे. तिकडचे व्यक्ती, हार घालणारे लोक, फोटो काढणारे लोक, त्यांना त्यात कौतुक जास्त वाटतं. पण महाराष्ट्रामध्ये ही परंपरा आहे आणि मला वाटतं ते एक कारण आहे. पूर्ण हिंदुस्थानामध्ये, पूर्ण भारतवर्षमध्ये महाराष्ट्र हाच एक असा भूभाग आहे ज्याच्याबरोबर राष्ट्र शब्द लागलेला आहे. अन्यथा बाकीचे जे लोक आहेत त्यांनी आपल्या स्वतःला प्रदेश, खंड, विभाग ह्याच्यामध्ये सीमित ठेवलेलं आहे. त्यांची निंदा करत नाही मी, परंतु बहुतेक मला असं वाटतं हेच एक कारण आहे. आपल्या लोकांची वृत्ती जी आहे, एक मनोवैज्ञानिक वृत्ती आहे, विचारधारा आहे, ते राष्ट्राकडे जास्त असते. ह्याच भारतामध्ये एक अजून भूभाग होता, आपण त्याला म्हणतो सौराष्ट्र, आणि त्या सौराष्ट्राने आपल्याला सरदार वल्लभभाई पटेल सारखे महान पुरुष दिले. महाराष्ट्रामध्ये जितके लोक आले त्यांनी कमी आहे. त्यांच्यापैकी एक होते श्री छत्रपती शिवाजी महाराज. जहांगीरच्या दरबारमध्ये एक थॉम्सन खुसरो किंवा त्याला थामसरो म्हणत होते लोक, असा तो ब्रिटिश इंडिया कंपनीचा एक एजंट तिथे आलेला होता त्यावेळेला. नंतर त्याला सरची उपाधी दिली. असं मला वाटतं की ब्रिटिश काळामध्ये जे ब्रिटन जे लोक येत होते त्यांना सर्वांना सरची उपाधी इंडियामध्ये आल्यानंतर मिळत होती, कारण की बहुतेक तिथे असताना त्यांचं डोकं नव्हतं, इथे आल्यानंतर त्याला सर मिळत होतं. परंतु त्यांना सरची उपाधी मिळाली, सर थॉमसरो. तर त्यांनी जेव्हा आपले डिस्पॅचेस परत केले, आपली रिपोर्ट त्यांना पाठवली, तर त्यांनी हे त्यांना सांगितलं की आम्हाला हिंदुस्थानात कोणत्या प्रकारचे काही त्रास नाही आहे, आमचं कार्य अगदी ठीक चाललेलं आहे, आम्ही अनेक भूभागवरती आपला कब्जा केलेला आहे, लोक मला साथ देतात आहे. फक्त मला थोडी अडचण येते, ते दक्षिण भारतामध्ये कुणीतरी एक व्यक्ती आहे, लोक त्याला शिवाजी म्हणतात, मी अजून भेटलो नाही त्याला, पण जेव्हा मी त्यांच्या कोणता प्रस्ताव पाठवतो की आम्हाला असं करायचं आहे, ते आम्हाला 15 प्रकारचे प्रश्न विचारतात. तुम्ही हे का करता, हा हेतू काय तुमचा, तुमचा फायदा काय, आमच्या लोकांचा फायदा काय, हे सगळ्या ते अडचणीचे प्रश्न विचारतात. तोच एक व्यक्ती असा आहे ज्याच्याकडून आम्हाला थोडासा त्रास होतो, बाकी लोकांमध्ये आम्हाला काही त्रास नाही. ही परिपाटी जी आपली चालली आहे राष्ट्राबद्दल, त्यावेळेला त्यांचं धोरण होतं ते. And maybe it is because of his greatness that we are what we are today. हे राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय एक भावना आपल्यामध्ये असते, हे असणं अत्यंत आवश्यक आहे आजच्या काळामध्ये. परंतु परिस्थिती बदल चाललेली आहे. तुम्ही कधी प्रयोग करून पहा, तो प्रयोग थोडा महागाचा पडेल. तुमची जर मारुती कार असेल किंवा मोटरसायकल असेल, त्याच्यावरती फक्त 2 शब्द लिहायचे, ही राष्ट्रीय संपत्ती आहे, आणि तुम्ही त्याला कोणत्या तरी चौरस्त्यावरती उभी करून द्या. अर्धा तास त्याला लोक जाळून टाकतील. पण त्याला जर माहीत आहे की तुमची खाजगी आहे, ती गाडी बरोबर राहील. बट द मोमेंट यू से दिस इज अ नॅशनल प्रॉपर्टी, फर्स्ट थिंग इज टू डिस्ट्रॉय इट.
व्हाय इट इज हॅपनिंग, काय होत चाललंय असं. राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रीय परंपरा हे एक विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे. आणि ह्याचाच निकटचा संबंध आहे आतंकवाद बरोबर. आतंकवाद प्रत्येक राष्ट्रामध्ये पनपत नाही. आतंकवादी कारवाई तिथे होती, पण जी वृत्ती बदलत चाललेली आहे त्याच्याबद्दल आपल्याला काळजी घ्यावी लागेल. आता आपण दोन महान व्यक्तींचं स्वागत केलं. त्यांना आपण, कॅप्टन साहेब सध्या काश्मीरला होते, आता माझी भेट झाली भुजला मागच्या आठवड्यात. त्यांनी कर्तबगिरी विजवली आणि अशा लोकांच्या कारणानेच तो भूभाग अजून पण आपल्याबरोबर आहे. नाहीतर पाकिस्तानने, आज मी नाव घेतोय त्या देशाचं, कोणती कसर नव्हती सोडली काश्मीरमध्ये आपली कारवाई करताना. आतंकवाद त्या एक वृत्तीला त्यांनी वारं दिलं, मदत केली, हत्यार दिले लोकांना, पैसा दिला, ट्रेनिंग दिली आणि सर्व विनाश त्या प्रदेशात आलेला आहे. thousands of people have died. आतंकवादी गतिविधीचे कारण लोक मेलेले. मुलांचे जितके खेळायचे जे ग्राउंड्स होते सगळे कब्रस्तानमध्ये झालेले आहे. मी स्वतः तिकडे होतो, मी 3 वर्ष तिथे काम केलं आत्ताच, आता 1-2-3 वर्ष अगोदर पूर्वी. वाईट वाटतं पाहून, बरं वाटत नाही. आणि जे लहान पोरं आहे, जे आपल्याच वडिलांची कबर जी पाहतात आहे ते पाहत राहतील आहे, ते ह्या गोष्टीचा विचार करणार नाही हे कुणी ह्यांना मारलं, त्यांच्या वडिलांची चूक होती की नाही, त्यांच्या भावाची चूक होती की नाही, त्या मुलीची चूक होती की नाही, मुलाची चूक होती, त्याला काही कळत नाही. त्याला हे एक माहीत आहे की माझ्या भावाला मारलं, माझ्या मुलाला मारलं. इतकी वाईट परिस्थिती तिकडे झाली होती. आणि कुणी तिथे म्हटलेलं आहे की बस्ती बस्ती वो सन्नाटा कि जंगल मात लगे, शाम ढले जब मैं घर पहुंचू आधी रात लगे. लोक बाहेर निघत नाही घराच्या. आणि तेच वातावरण हळूहळू आपल्या ह्या प्रदेशामध्ये पण येत आलंय. आपला तरुण मुलगा असेल, 10वी वर्गात असेल, 8व्या वर्गात असेल, मुलगी असेल, शिकायला गेलेली आहे, संध्याकाळी यायला जर थोडा उशीर झाला तर आई वडिलांच्या मनात धगधग असते. काय झालं असेल, कुठे काही अपघात तर झाला नाही, कुणी दुसरं तर काही केलं नाही, 50 प्रकारचे विचार, चांगले विचार येत नाही. हे एक वातावरण निर्माण झालेलं आहे पुण्याच्या असुरक्षित वातावरण. आणि त्याचं कारण आहे, कॅन मी हे स्लाइड केदार, त्याचं कारण आहे हे आतंकवाद म्हणजे आहे काय, कोण आहे हे आतंकवादी, कुठून येतात हे, का येतात हे, काय यांचा हेतू आहे, काय ह्यांना हवंय, ह्याच प्रश्नांवर मी आपले विचार मांडणार आहे. काही स्लाइड मी आपल्याला सांगतो. दिस इज द ह्युमन रेस. मला इतरांबद्दल माहीत नाही, पण माझ्या स्वतःबद्दल माहीत आहे. माझे जे वंशज होते पुराणे, असं माझ्या आईवडिलांनी सांगितले की हा मनुष्य होता, हा गृहस्थ, हा माझा पूर्वीचा वंशज आहे. बाकी लोक 96 कुळीचे, कुणी 98 कुळीचे, कुणी देशस्थ आहे, कुणी कराडे. पण मला स्वतःला माहीत आहे, मी बाकीच्यांबद्दल म्हणू शकत नाही, मला अधिकार नाही कोणता बोलायचा, पण मी स्वतःबद्दल सांगतो हा माझा वंशज आहे. पण जेव्हा ह्या ग्रहस्थांनी आपल्या 2 पायावरती उभं राहायची सुरुवात केली, सर्वात प्रथम त्यांनी आपल्या हातामध्ये एक ऑब्जेक्ट घेतला, काठी किंवा छडी किंवा काहीतरी हस्त्र किंवा शस्त्र. 2 त्याचे हेतू होते. एक तर स्वतःच्या जगण्याकरता दुसऱ्याला मारायचं, शिकार करायचा, किंवा दुसऱ्यावरती हल्ला करून त्याच्यावरती आपलं अस्तित्व थोपायचं. एक तर प्रतिरक्षा आणि दुसरा हल्ला. ह्या 2 कारणांनीच युद्धाची एक सुरुवात झाली. द फिलॉसॉफी ऑफ वॉरफेअर स्टार्टेड. नेक्स्ट वन प्लीज. आणि त्यानंतर जसा काळ बदली होत चालला
टेक्नॉलॉजी बदली होत चालली. माणसांनी नवीन नवीन अस्त्रशस्त्र निर्माण केले, दगडांचा वापर केला. कशा करता? जस्ट टू प्रोटेक्ट हिज पोजेशंस ऑन द फील्ड. इट वॉज प्रॉबेबली, हो सकता है अपनी जमीन के लिए, हो सकता है अपनी फैमिली के लिए, हो सकता है अपने पोजीशन के लिए, उसने अपने प्रतिद्वंदी से, अपने खिलाफ आने वाले व्यक्ति के खिलाफ शस्त्र का या ताकत का इस्तेमाल करना शुरू किया. नेक्स्ट वन प्लीज. जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, टेक्नो टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, टेक्नोलॉजी की वजह से साइंस में जो प्रगति हुई है उसका दुरुपयोग करके लोग एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं. आज स्थिति यह है कि वही जमीन, वही रेगिस्तान, इस प्रकार के हथियारों का प्रयोग किया जाता है. कुछ साल पहले आपने देखा होगा मिडिल ईस्ट में क्या हाल हुआ, कुछ साल पहले की बात है. अभी भी वहां पर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं. उसके लिए बताया जाता है कि यहां पर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन रखा हुआ है. सवाल पैदा होता है, किसने बनाया वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन? किसने दिए वहां पर? क्या हेतु था? क्या उस देश ने खुद बनाए हैं? पर जब आपका हेतु था, आपका स्वार्थ था, आपने उनको हथियार दिए. अब आप चूंकि उसके ऊपर वर्चस्व साधन करना चाहते हैं, इसलिए आप उनको बोलते हैं. पर यह हालत वहां पर हो चुकी है बीबी. नेक्स्ट वन प्लीज. आने वाले समय में विश्व का जो हाल एक बन रहा है, पूरा विश्व समूह एक चेकर्ड बोर्ड के मुताबिक, शतरंज जिसके ऊपर हम खेलते हैं उसका रूप धारण कर रहा है. शतरंज का जैसे हम खिलाड़ी बोलते हैं, अपन दाव मानतो चौपड़ किंवा पत्ते किंवा कहीं पड़े, वो एक हालत हो रही है. और पूरे विश्व में जगह जगह पर नरसंहार करने वाले अस्त्र शस्त्र लगाए जा रहे हैं. हेलीकॉप्टर्स, बॉम्बर्स, गन्स, व्हाट नॉट, यू नेम वन. नेक्स्ट वन प्लीज. और यही कारण है कि पूरा विश्व आज दो कारण से चिंतित है. एक तो है न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट, परमाणु बम जे तयार करून ठेवले लोकांनी, उसका उपयोग गलत काम के लिए होता है. एक्सीडेंटल फायर होने से भी लोग उतने ही मरेंगे जितने की फायरिंग से मरेंगे. उसके पूरे विश्व के ऊपर में एक असुरक्षा की भावना पड़ रही है. और इसका एक नया रूप आया है कि क्या ये अगर टेक्नोलॉजी टेररिस्ट के हाथ में पड़ जाए, आतंकवादियों के हाथ में पड़ जाएगी, तो उसका क्या हाल हो. दिस ऑल्सो इंक्लूड्स द सो कॉल्ड वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन. उन मिसाइलों की ताकत जो 6,000, 15,000 मील तक मार करने की क्षमता रखते हैं, ऐसे मिसाइलों के ऊपर वो परमाणु बम या न्यूक्लियर वेपन्स लगा दिए जाते हैं. मुझे मौका मिला था 2-3 साल पहले जापान जाने का. मैंने वहां देखा, हिरोशिमा, नागासाकी, वहां पर देखा, खराब लगता है. और ये उन्हीं लोगों ने किया है जो आज उस युद्ध के बादल से मंडरा रहे हैं. किसने फेंका था बॉम्ब, परमाणु बम जापान के ऊपर? ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा हमको. मैं उन देशों के नाम नहीं लेना चाहता है, सोचने की बात है. वही राष्ट्र, वही देश, जब उनके ऊपर बात आती है तो फिर वो दूसरों के ऊपर थोपते हैं बात को. तो एक तो परमाणु युद्ध का जो खतरा है वो मंडरा रहा है सबके ऊपर में. इतना विनाशकालीन वो युद्ध होगा, चाहे वो जानबूझ के हो या एक्सीडेंटल हो. और अगर यही टेक्नोलॉजी टेररिस्ट या आतंकवादियों के हाथ में पड़ जाती है तो और भी खतरनाक होगी. और दूसरी बात, नेक्स्ट वन प्लीज, जो पूरे विश्व को खतरे में डाल रही है वो है किसी एक अनपढ़ आदमी के हाथ में एक छोटी सी पिस्टल, एक छोटा सा ग्रेनेड. बुद्धि की कमी है. पूरे देश को, पूरे प्रदेश को इन आतंकवादियों ने इस तरह से ढाल दिया है कि रात को लोगों की नींद हराम हो गई. इसको आप पहचान नहीं सकते हैं. इसके माथे पर कोई लिखा नहीं है कि मैं आतंकवादी हूं. इसकी कोई यूनिफॉर्म नहीं है, इसकी कोई पहचान नहीं है. हमारे आप में से ये बच्चे पैदा होते हैं. कल जैसा मैंने आपको बताया कि आतंकवादी बच्चे पैदा नहीं होते हैं कोई, लेकिन परिस्थितियां उनका निर्माण करती हैं. दिस मीनेस, दिस इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम थ्रू आउट द वर्ल्ड टुडे, एंड दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू स्पीक नाउ. क्या है ये आतंकवाद? वो कहां से शुरुआत होती है इसकी?
आतंकवादी वृत्तियां जो हैं, आतंकवाद का मतलब होता है दूसरे के ऊपर में भय डालना, और उस भय के वातावरण का निर्माण करने के बाद में जो आप उसे कराना चाहते हैं वो करवाइए, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, आर्थिक रूप से है, किसी भी प्रकार से भी है। और चूंकि मनोविज्ञान पर मैं अध्ययन कर रहा हूं, टेररिस्ट के ऊपर मैं अध्ययन कर रहा हूं, इसलिए मैं आपको बताता हूं कि इसकी शुरुआत जो है घर से होती है। हमारे जब बच्चा छोटा होता है, रात को रो रहा है, दूध नहीं पी रहा है, तो मां उसको बोलती है जल्दी से दूध पी करके सो जा, वरना बाबा आके तेरे को पकड़ लेगा। ना तो बाबा ने बाबा को देखा है, ना तो मां ने देखा है, ना बच्चे ने देखा है, परंतु एक बाबा का स्वरूप उस बच्चे के मन में पड़ जाता है कि बाबा येतील अन्ना धरून घेऊन जातील, बाबा म्हणजे वडील नहीं, तो दूसरा बाबा जरा कोई पाहिलंच नहीं आ, तो बच्चा सहमत के मारे दूध पी करके चुपचाप सो जाता है। हालांकि वो माता नहीं चाहती उसके ऊपर कोई आतंकवाद की छाया पड़े। वही बच्चा जब बड़ा होता है, आज मैंने इसका उदाहरण किया था इसी कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, 10वीं 11वीं 12वीं कक्षा में पहुंच जाता है, पढ़ाई नहीं करता है, मस्ती करता है, आसपास के लोग आके बोलते हो तुमचा मुलगा फार त्रास देतो आम्हाला, त्याला जरा समजवा। तर आई त्याला म्हणते की बघ बाबा तू अभ्यास कर नीट, बाबा ऑफिसमध्ये आल्यानंतर तुला रागवतील, ते तुला विचारतील। तो वही बालक बड़ा होकर के बाबा को इस तरह से सोचता है, इस आउट ऑफ रिस्पेक्ट, डर के मारे नहीं पर एक श्रद्धा के मारे, परंतु उसके मन में आती है कि बाबा ये मेरे छुटपन में भी था और बड़े होने के बाद भी है। फर्क ये था कि उस बाबा को उसने कभी देखा नहीं था, इस बाबा को रोज देता है शाम को। द सेम फिलॉसफी ऑफ कंट्रोलिंग द माइंड्स बाय यूज और थ्रेट ऑफ यूज ऑफ वायलेंस हैज बीन अडॉप्टेड by some people who want to control the activities of the whole world. आतंकवाद का यही एक मुद्दा होता है। किसी भी बस्ती में, किसी भी गांव में, किसी मोहल्ले में, किसी शहर में आप 2 बम पटक दीजिए, छोटे से छोटे दिवाली के फटाके, और केवल एक अफवाह आप उड़ा दीजिए आतंकवादियों ने ये किया है, लोगों का अपने आप घर से निकलना बंद हो जाएगा। इतना असर हमारे ऊपर वो पड़ चुका है। और वो आतंकवादी क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि आप उनकी बात को माने, जो वो कहते हैं वो चाहे वो स्वतंत्रता चाहते हों या आपको बाहर निकालना चाहते हैं, वो आपके ऊपर शासन करना चाहते हैं। शासन तो खैर कर नहीं सकते आतंकवादी, आज तक कहीं विश्व में ऐसा नहीं हुआ है कि आतंकवादियों ने किसी भी देश के ऊपर में शासन किया हो। रिवॉल्यूशनरी ने किया है, इंसर्जेंट्स ने किया है, गुरिल्ला वॉरफेयर की युद्ध पद्धति समझा करके किया है, परंतु आतंकवादियों ने आज तक किसी सरकार का तख्ता नहीं पलट पाए हैं, और ये होना भी नहीं चाहिए, होगा भी नहीं। परंतु कुछ लोगों को आतंकवादी वृत्ति में डालने के बाद में कुछ लोग अपरोक्ष रूप से उनकी मदद के साथ अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। दैट इज द होल एसेंस बिहाइंड टेररिज्म, नथिंग एल्स। और जैसे जैसे मैंने आपको बताया विश्व का ये समुदाय बढ़ रहा है, पॉलिटिकल टेररिज्म, ये एक आस्था बढ़ रही है। अगर आप किसी सरकार के खिलाफ काम करना चाहते हैं, उनका आप नुकसान करना चाहते हैं, लोगों के मन में उनकी श्रद्धा आप कम करना चाहते हैं, या उनके प्रति लोगों के बीच में विश्वास अविश्वास पैदा करना चाहते हैं, उस सरकार को आप इस तरह से दिखाइए कि लोगों की आस्था उस सरकार से कम हो जाए। और इसलिए आप क्या करते हैं, किसी पुलिस वाले को मार दिया, किसी सेठ को मार दिया, किसी बिजनेसमैन को मार दिया, किसी गांव के बच्चों को मार दिया, किसी लेबर को मार दिया, और बोलेंगे हम आतंकवादी हैं, ताकि बाकी लोग जो हैं, द फियर ऑफ अननोन, द फियर ऑफ डेथ, डेथ इज सर्टेन ऑफ एनीबडी, बट नोबडी वांट्स टू डाई, एंड नोबडी वांट्स टू डाई a death which is not worth dying for। ये आतंकवादी उस कमजोरी का फायदा उठाते हैं। इसलिए आतंकवाद और मनोवैज्ञानिक स्थिति में अत्यंत गहरा संबंध है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं लोग? ज्यादा तौर पर पाया जाता है
कि उन घरों में जहां पर कि घर का वातावरण ठीक नहीं होता है, मोस्ट ऑफ द टेररिस्ट आई हैव सीन, और विश्व में भी बाकी लोग देख रहे हैं जो इनके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, जहां वातावरण ठीक नहीं होता है, प्रारंभिक जो है उसको शिक्षा ठीक से नहीं मिलती है, पाल पोषण नहीं होता है, वो बच्चे ज्यादा प्रोन होते हैं आतंकवाद या डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज की तरफ। जहां पति और पत्नी में संबंध ठीक नहीं है, संबंध का मतलब तू तू मैं ज्यादा चलती है, वो टीवी वाली तू तू मैं नहीं, घर में वाली जो होती है वो तू तू मैं टीवी पर तो इतनी अच्छी लगती है कि लोग खाना बंद करके देखने को शुरुआत करते हैं, आज काय होना रहे थे, कौन पुराना मारना रहे, वो दूसरी बात है। और उस सीरियल के ऊपर लोग करोड़ों रुपया बना रहे हैं, बात दूसरी है। जहां वातावरण ठीक नहीं होता है, प्रारंभिक जो है उसको शिक्षा ठीक से नहीं मिलती है, पाल पोषण नहीं होता है, वो बच्चे ज्यादा प्रोन होते हैं आतंकवाद या डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज की तरफ। जहां पति और पत्नी में संबंध ठीक नहीं है, संबंध का मतलब तू तू मैं ज्यादा चलती है, वो टीवी वाली तू तू मैं नहीं, घर में वाली जो होती है वो तू तू मैं टीवी पर तो इतनी अच्छी लगती है कि लोग खाना बंद करके देखने को शुरुआत करते हैं, आज काय होना रहे थे, कौन पुराना मारना रहे, वो दूसरी बात है। और उस सीरियल के ऊपर लोग करोड़ों रुपया बना रहे हैं, बात दूसरी है। परंतु जब वो बच्चा अपने माता पिता के बीच में संवाद को सुनता है, उसके मन में एक अलग प्रकार की भावना पैदा होती है, क्योंकि प्रारंभिक जो उसके ऊपर गुण पड़ते हैं, उसके इम्प्रिंट पड़ता है उसके माइंड पर। 65% जो जीवन का शिक्षण होता है, जिसकी आवश्यकता हमको पड़ती है, वो बच्चे की उम्र 6 साल तक होने तक मिलता है उसको, और उसमें माता पिता का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि 4 या 5 साल के बाद वो बच्चा स्कूल जाने लगता है। आजकल बात दूसरी है कि 2.5 साल की उम्र में हम उसको बच्चे को स्कूल भेज देते हैं, लोअर केजी, प्रिपरेटरी, अपर केजी, केजी एंड केजी। 3 किलो का बच्चा, लेकिन उसको केजी में जरूर डालेंगे हम। वो बालक 65% जो उसके ऊपर इम्प्रिंट पड़ते हैं वो घर में पड़ते हैं, 25% जो उसके इम्प्रिंट पड़ते हैं, जो उसका जीवन बनता है, वो स्कूल और कॉलेज में बनता है, और बाकी 10% जो है उसको समाज में जो इस तरह से ट्रीटमेंट मिलता है उसके ऊपर से पड़ता है। आप ज्यादा तौर पर देखिए, घरों में कलह जिसको हम बोलते हैं, दो चिल्ड्रंस आर मोर प्रोन टुवर्ड्स डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज। शांति जहां नहीं होती है, दे आर प्रोन टू दीज थिंग्स। द सेकेंड टाइप ऑफ चिल्ड्रन आर हु आर बॉर्न इन पॉवर्टी। पॉवर्टी इज नॉट द मेन कॉज ऑफ टेररिज्म। आतंकवाद जो है, गरीबी किसके पास नहीं है? हमारे यहां भी गरीब लोग हैं, पर हर गरीब का बच्चा आतंकवादी तो नहीं होता। लेकिन वो लोग जो अपने बच्चों के प्रति ज्यादा रुझान नहीं रखते हैं, गरीब होने के कारण या किसी भी कारण से, आता काही काही परिवार आपल्याकडे इथे पण असे पण आहे भारतामध्ये, त्यांना माहीतच नाही किती मुलं आहे, त्यांना तू विचार किती आहे, मग ते घर अहो किती आहे आपल्याकडे, दोष कोणाचा त्याच्यामध्ये? किसने आपको इजाजत दी है बात की? ठीक है, हम किसी धर्म के नाम पर किसी बात पर करते हैं, पर इज इट द करेक्ट थिंग? 3 things in life you should never have if you cannot protect. ये एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं मैं। गीता में भी संभवतः लिखा गया है, मेरे ख्याल से महाभारत में लिखा गया है। जमीन अगर आप उसका संरक्षण नहीं कर सकते हैं, मत रखिए अपने पास में। डोंट बाय लैंड इफ यू कैनॉट प्रोटेक्ट इट। वेल्थ, संपत्ति, यदि आप उसका संरक्षण नहीं कर सकते हैं, मत ले आइए, वरना कोई आपको मार के उसको ले जाएगा। एंड डोंट मैरी इफ यू कैनॉट प्रोटेक्ट। These 3 things are told by the Lord Almighty in deserted way of life में उनको बताया था वहां पर। तो जिनके बच्चे नहीं देखभाल करते हैं, जिसके घर में 6 बच्चे हैं, कोई आता है जिसको खाने को नहीं है, कोई भी जिसके मन में कोई गलत बात है, वो आएगा, हम आपके बच्चे को ले जा रहे हैं, उसको हम पढ़ाएंगे, उसको हम सिखाएंगे, 2 टाइम का खाना भी देंगे,
कपड़ा भी देंगे उसको, हम देखभाल करेंगे, वो बच्चा आपके पास में आ जाएगा जब आएगा। लेकिन घर से जाने के बाद में उस बच्चे को जिस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है, मोटिवेशन दिया जाता है, इंडोक्ट्रिनेशन किया जाता है, वो गलत बात होती है। उसको हर दूसरे दिन बताया जाता है तुम्हारे पिता में इतना सामर्थ्य नहीं था जो तुमको खिला सकता है, इसलिए हम तुमको खिला रहे हैं। उसी बाप के बारे में वो ऐसे बताते हैं। अब लोग उसको बोलते हैं मदरसे में जाता है, जहां भी जाता है, ऐसी बात नहीं है, कहीं भी जा सकता है वो बच्चा। तो इन बच्चों के ऊपर जब वो इम्प्रिंट पड़ जाता है 8-10 साल तक, मैंने कई आतंकवादी वो पकड़ा है कश्मीर में, उनसे बात की है, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे बात की है, 6-6 दिन तक बात की है, रोने लगते हैं वो कई बार। यही बोलते साहब हम पैदा तो नहीं हुए थे आतंकवादी, हमको मजबूरी से बनाया। तो मैं उनसे पूछता था बेटा बाकी क्यों नहीं बने, तुम क्यों चले गए? नहीं साहब हमको गुमराह कर दिया। कम उम्र के लोगों में इस तरह के लोग पकड़े जाते हैं। आज विश्व में तकरीबन 10 मिलियन चिल्ड्रन आर इन्वॉल्व इन वेपन्स। अब अफ्रीका में जाके देखिए, दूसरे देशों में देखिए, 8-10 साल की उम्र में, अभी अमेरिका में आप पढ़ते होंगे, अखबारों में आता है, तीसरी क्लास के बच्चे ने मास्टर को मार दिया, प्रोफेसर को मार दिया, माता को मार दिया, फादर को मार दिया। कहां से उसके पास बंदूक आती है? कौन सिखाता है उसको? घर का वातावरण। तो ऐसे बच्चों को वो पकड़ के ले आते हैं और फिर उनको कन्वर्ट करते हैं आतंकवादी प्रवृत्ति में। जब ये पिछले साल 1-1.5 साल पहले अमेरिका में जो इतना बड़ा अपघात हुआ था, उनमें से 5 लोग जो मुख्य थे जिन्होंने हवाई जहाज को अगवा किया था, अपहरण जिन्होंने किया था, उनके बारे में मैंने काफी कुछ शोध किया है। How it is that those children who can fly aircraft, किसने उनको पैसा दिया ट्रेनिंग करने के लिए? किसने उनको ट्रेनिंग दी? जब उनको ट्रेनिंग दी थी, उनको यह पता नहीं था कि हमसे यह काम कराया जाएगा। जिसने उनको ट्रेनिंग दी थी, उनको यह मालूम नहीं था कि यह एक दिन हमारा जहाज हमारे ही मकान पर डालने वाला है। पर उन्होंने पूरी स्थिति का अध्ययन किया जिन्होंने उनसे यह काम करवाया। पर वो फेरेटिज्म उनके दिमाग में इतना बढ़ जाता है कि ही बिकम्स लाइक ए रोबोट। जैसा आप रिमोट बंद करने से लगाने से टीवी ऑन होता है, ठीक उसी प्रकार से उस बच्चे का रिमोट आप जब चार्ज करते हैं, वो वही करता है जो आप उसको कहने को जाते हैं। उसका हमने नाम दे दिया जिहाद। जिहाद जो है, ये अन्याय के खिलाफ लड़ाई को हम बोलते हैं जिहाद, जो प्रॉफेट मोहम्मद ने बताया था उसको। ये जिहाद की परिभाषा उन्होंने बदल करके आज हर आदमी जिहाद करने को तैयार है। तो ये जिहादी वृत्तियां जो आ रही हैं, ये आतंकवाद को बढ़ावा दे रही हैं। और दूसरा उसका एक कारण है जिहादी वृत्तियां डालने का, हम भी उनको बढ़ावा देते हैं। कोई आदमी बॉम्ब डाल के चला जाता है, उसका नाम आता है ही वॉज पार्ट ऑफ सुसाइड स्क्वाड, बड़ा हीरो बन जाता है वो। जबकि उस धर्म में या किसी भी धर्म में आत्महत्या करना किसी भी धर्म में नहीं सिखाया जाता है। कोई धर्म नहीं सिखाता आत्महत्या करना। इट्स एक्चुअली क्राइम, इट्स ए पनिशमेंट, पनिशेबल ऑफेंस, सॉरी। बट वी आर डूइंग द ग्लोरिफिकेशन ऑफ दैट कॉन्सेप्ट। वास्तव में किसी पर्टिकुलर धर्म में बोलते हैं शहादत फतह बा हुक्म, ऐसा एक बड़ा भारी कलमा है उसका, या तो आप शहीद बन जाइए या फिर आप फतह बन करके आ जाइए। तो जिहाद कहां से आया फिर उसमें? सुसाइड बॉम्बर कहां से आता है? उसको वास्तव में बताया जाता है कि तुम जिहाद करने जा रहे हो, तुम्हारे ऊपर जो अन्याय हो रहे हैं, तुम्हारे माता पिता पर जो अन्याय हो रहे हैं, उस अन्याय का बदला लेने के लिए जाना है। उस बदला लेने में अगर तुमको अपनी जान भी देना पड़े तब भी आप तैयार रहें। उसका नाम उन्हें बदल कर दिया जिहादी इनकम सुसाइड। जिस तरह से हम अपने ऑफिसर्स को, सोल्जर्स को सिखाते हैं कि बेटा देश की रक्षा करना है, इंच इंच कट जाएंगे हम, भूमि 1 इंच ना देंगे। Nobody can take away our land from us. कि इस देश की रक्षा के लिए अगर हमको प्राण के भी निछावर करना पड़े, हम चूकेंगे नहीं, लेकिन देश की आंच, देश के ऊपर आंच आने से हम रोकेंगे। वो भावना होती है जो लोगों को अपना प्राण निछावर करने पर आमादे करती है। Do we call them suicide squad? But we are doing the glorification of these fools who are killing thousands of people for no rhyme or reason. कुटे होता थे लोगों, कहां जाते हैं? There are breeding grounds for आतंकवाद।
जिस तरह से मच्छरों की पैदाइश पानी में होती है, जहां पर कि स्टेगनेंट वाटर होता है, वहां मच्छर पैदा होते हैं, ठीक उसी तरह से इन मच्छरों की या इन आतंकवादियों की पैदाइश भी उन स्लम्स में होती है, उन परिवारों में होती है जहां असुरक्षित की भावना होती है, उन परिवारों में होती है जहां का माहौल ठीक नहीं होता है, उन परिवारों में होती है जहां खाने को नहीं मिलता है, उन परिवारों में होती है जहां पर कि असमंजस होता है आपस में, और फिर उनका दुरुपयोग किया जाता है। और कैसे होते मैंने बताया आपको, किस तरह से उनको फेनेटिक्स किया जाता है। मैंने एक बड़ा भारी आतंकवादी पकड़ा था जो मस्तगुल, जिसका आपने नाम सुना होगा, चरार शीप को जिसने जलाया था, उससे बड़ा था, उसका बॉस था वो, उसका नाम है अबू जिंदल। अभी वो जेल में है, हिंदुस्तान के एक जेल में है। कहाँ है बताने की आवश्यकता नहीं है, वरना कोई एक और हवाई जहाज ले जाएगा उठा करके। उससे जब मैंने पूछा कि आप कितनी उम्र में आतंकवादी बने, इसे आपको किसने बोला कि मैं आतंकवादी हूं? मैं बोला, अबू जिंदल भाई, आप फिर क्या कर रहे हैं? आप कश्मीर में आकर के, आप रहने वाले पाकिस्तान के हैं, वहां बड़े हुए हैं, आपने वहां से शिक्षण ली है, यहां पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? इसे नहीं 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 नहीं, ये आपके सोचने की बात है। मेरे धर्म के मुताबिक दुनिया के किसी भी हिस्से में जहां मुझे लगता है कि मेरे भाइयों पर अत्याचार हो रहा है, मैं वहीं जाऊंगा। तो मैंने उनसे पूछा कि कब से आपको लगता है? इसे जब मैं 6 साल की उम्र का था, तो मैंने बोला, आप अमेरिका में जाएंगे? इसे अमेरिका नहीं, हम चांद पे भी जाएंगे अगर हमको ऐसा लगता है। तो तेव्हा मला वाटलं की 2-4 लोक चांदवरती पण पाठवले असते तर बरं झालं असतं, मुशर्रफ पण तिथे गेले असते। मग दुनिया के किसी भी हिस्से में कौन उनको समझाएगा कि उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है या नहीं? द परसीव्ड इनजस्टिफिकेशन बाय द परसेप्शन ऑफ द पीपल, ये आतंकवादी प्रवृत्तियों को बढ़ाता है। और करते क्या है वो? बॉम्ब रखना, लोगों की निरपराध हत्या करना, पुल उड़ाना, ट्रेन उड़ाना, बिल्डिंग्स उड़ा देना, स्नाइपिंग अटैक, ये तमाम बातें वो करते हैं। और इसलिए सबसे पहले उनका टारगेट होता है वो सेगमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन जिसके ऊपर की वो हावी होना चाहते हैं, जिसको भी काबू में रखना चाहते हैं। हमारे देश का एक भाग है, इतना समृद्धशील प्रांत था वो, अभी भी है ईश्वर की कृपा से, पंजाब इज नोन एज द ग्रेनरी ऑफ इंडिया। उस प्रदेश के, उस प्रांत के लोगों ने आने पिछले इतिहास में पता नहीं कितने लोग जहां से बाहर से आए हैं, औरंगजेब या तैमूर लंग या अलेक्जेंडर, सबका मुकाबला किया। इतने अच्छे लोग वहां पर रहने वाले हैं, who produce the maximum grain। पर कुछ बच्चों को बरगला करके इतने अच्छे राज्य में खामोखा का वातावरण गंदा कर दिया था लोगों ने। हत्याएं हुई लोगों की, निरपराध लोग मारे गए, उनके अपने बच्चे मारे गए। परंतु जब उनको बताया गया कि देखिए जो आपके साथ ये हो रहा है, ये कोई आपसे और करवा रहा है, आपके फायदे की बात नहीं है, जब उनको बात में समझ में आई, लोगों को बात जब समझ में आई, तो आतंकवाद वहां से तकरीबन खत्म हो गया अभी। और वही प्रांत अब खुशहाली की तरफ अग्रसर हो रहा है। क्यों हुआ वहां पर ये? इट वॉज द डार्केस्ट पीरियड। और यही हाल कश्मीर में हुआ। सवाल पैदा होता है, आतंकवादी वृत्ति जो हमारे इसमें हुई है कश्मीर के अंदर में 1989 तक हुई थी, उसके पहले तो नहीं थी ये बात। क्यों हुआ उसके बाद से सब झगड़ा? 47 के बाद से नहीं हुआ था। लोगों की जो भावनाएं थी, उनके बीच में जो असंतोष बढ़ता जा रहा था, इसलिए उस असंतोष का फायदा लिया लोगों ने किसी ने। इज अ स्लाइड हियर? ओके, डोंट वरी। जैसा मैंने कल आपको बताया, पॉपुलर डिसकंटेंट, वल्नरेबल सोसाइटी, डायरेक्शन लेस सोसाइटी, जब उनको एक तरह का आतंकवाद की तरफ बढ़ा देते हैं, कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन खड़ी हो जाती है। उसके बाद में इंसर्जेंसीज को हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट में, आतंकवाद का एक दूसरा हिस्सा है। रिवोल्यूशनरी वॉरफेयर उसको बोलते हैं। अपने रिवोल्यूशनरी वॉरफेयर को चलाने के लिए लोगों को मारते हैं वो आतंकवाद की तरह से। कश्मीर में भी उन्होंने यही किया शुरुआत में। और सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि वहां के जो रहने वाले थे, विशेष वर्ग समुदाय के लोग, पंडित थे, कश्मीरी पंडित थे, उनको तंग करना शुरू किया। वहां से बेचारे वो मजबूर कर दिया उनको वहां से पलायन होने के लिए। फिर उन स्कूल को जलाया जो गवर्नमेंट की संपत्ति थी। एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को पूरा जला दिया उन्होंने, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, गवर्नमेंट का तमाम चीज। अब जब बच्चों के आपने स्कूल बंद कर दिए, वो कहां जाएंगे पढ़ने के लिए? हर बच्चा तो कॉन्वेंट स्कूल में नहीं जा सकता है।
एयर कंडीशन स्कूल वहाँ नहीं है क्योंकि पूरा इलाका जो है ईश्वर ने एयर कंडीशन बनाया हुआ है वहाँ पर। सो देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एयर कंडीशन स्कूल देयर फॉर्चुनेटली। मजबूर होकर के फिर बच्चों को मदरसे में जाना पड़ा और मदरसे में वही सिखाते थे वो जो उनको सिखाना चाहिए। और फिर वहां पर इस तरह की उनको शिक्षा दी गई कि आपने जिहाद करना है, आपने लड़ाई लड़ना है। नॉर्थ ईस्ट में भी वही हाल हो रहा है। तो इंसर्जेंसी और आतंकवाद जिसको हम बोलते हैं गुरिल्ला वॉरफेयर, इसका अलग अलग होता है हिस्सा, लेकिन आतंकवाद उसमें अवश्य आता है। लोगों के ऊपर डरा धमका करके उन पर काबू करना। नक्सलाइट्स हमारे यहाँ जो हो रहे हैं, आज महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, उड़ीसा के कुछ हिस्से में है, मध्य प्रदेश में है, झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है आतंकवाद, ये नक्सलवादी नहीं है। क्या करते हैं वो? जीप से बम उड़ा दिए, किसी पुलिस वाले को मार दिया, किसी के कॉन्ट्रैक्टर पे मार दिया, किसी से पैसा इकट्ठा कर लिया। परिणाम क्या होता है कि वहां जो रहने वाले लोग हैं उनके बीच में एक भय की भावना हो जाती है कि इनसे कौन झगड़ा मोल लेगा। फिर वो क्या करते हैं, आपको बोलेंगे आप 500 रुपया दीजिए, आपको बोलेंगे आप 1000 रुपया दे दीजिए, आप ये दे दीजिए, वो दे दीजिए। लोग वॉलेंटरली देना शुरू कर देते हैं और फिर वो बोलते हैं हम आपके लिए लड़ रहे हैं, आपकी भलाई के लिए लड़ रहे हैं। मैंने उल्फा का एक अकाउंट अभी पकड़ा था वहां पर आसाम में रहते हुए, बांग्लादेश में उनके 400 करोड़ रुपए रखे हुए हैं बैंक में जमा करके। तो मैंने उनसे पूछा, उनके 2-3 लोगों से, कि आप किसके लिए लड़ रहे हो? नहीं, हम अपने आसाम के लोगों के लिए लड़ रहे हैं। ऐसे आप कहां रहते हो भाई? हांगकांग में, बैंकॉक में, उनके बच्चे मनीला में पढ़ते हैं। तो मैंने बोला आप किस आसाम की बात कर रहे हैं, कहां हैं आप? आप यहां अगर आपने लड़ना करना है उनके लोगों के लिए तो आप यहां आके कीजिए। और फिर मैंने उनसे पूछा ये 400 करोड़ रुपए आपके पास कहां से आया? आपने यहीं से इकट्ठा किया है, कौन इसके लिए इस्तेमाल कर रहा है? अभी आप पिछले 5-6 दिन से देख रहे हैं कितना पैसा पकड़ा जा रहा है, लाखों रुपए दिए जा रहे हैं। क्या हेतु है इनका? एक अराजकता का वातावरण तैयार करना। वीरप्पन को देखिए आप, इसको आप आतंकवादी कहेंगे या रिवोल्यूशनरी कहेंगे या गैंगस्टर कहेंगे, क्या कहेंगे आप? पर उसने पूरे माहौल उस इलाके में आतंकवाद की छाप डाल के रखी है। वही वीरप्पन वहां के लोगों के रहने वालों के लिए वो एक देवता माना जाता है। इट इज द सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी विच इज बीइंग बिल्ट अराउंड द पीपल। और दूसरा प्रश्न होता है कि क्या आतंकवाद और अराजकता ये दोनों एक दूसरे के माने कम घातक हैं? अराजकता का वातावरण जहां पर होता है वो आतंकवाद से कम तो नहीं होता ना। बिहार में लोगों की हत्याएं की जाती हैं। यदि किसी आदमी का बच्चा है, किसी का बेटा या किसी का बाप डाकुओं की मौत का शिकार हुआ है, उसकी गोली का शिकार हुआ है, उसको क्या फर्क पड़ता है उसको आतंकवादी ने मारा है डाकू ने मारा? मौत तो मौत है ना। उस आदमी की मौत हुई, उस घर का ब्रेड अर्न करने वाला जो व्यक्ति था वो तो चला गया ना। अराजकता, आतंकवाद, ये तब बातें एक ही तरह की होती हैं। आर वी रेडी? ओके। जर्मनी में था पहले रेड ब्रिगेड, बेदर मिनहॉफ ग्रुप, ब्लैक सितंबर इजराइल का जब चल रहा था, ये अमेरिका में जो करते थे, आतंकवाद नया नहीं है के साथ में, पर उनके ऊपर काबू पाया गया। आतंकवाद का स्वरूप जो है नया हो रहा है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो हो रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया स्लाइड के जरिए, उनकी मदद से दूर इलाकों में बैठे हुए लोग नुकसान कर देते हैं उन देशों का। कल जैसे मैंने आपको बताया था कि कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी, कौन सी ऐसी युक्ति अमेरिका के पास नहीं थी जो इस बात का वो रोक नहीं कर सकते थे। इट लैक द ह्यूमन इंटेलिजेंस। और इसलिए अगर हमने उस आतंकवाद का मुकाबला करना है, पहली बात तो है हमको नजर रखना पड़ेगी, यू मस्ट नो योर एडवर्सरी। आपका जो प्रतिद्वंदी है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे बिजनेस पार्टी हो, चाहे अपोनेंट हो, चाहे राष्ट्र हो या परराष्ट्र हो, यू मस्ट नो द फिलॉसफी, व्हाट दे विल डू। And there's a famous saying that when in difficulty, sometimes insecure leadership tends to behave in an irrational manner. मानसिक संतुलन उस व्यक्ति का, चाहे वो डिक्टेटर हो, चाहे तानाशाह हो, चाहे शासक हो, कोई भी हो, संतुलन खोजता है और फिर वो कुछ ऐसे फैसले करने लगता है
जिसका नुकसान पूरे विश्व पर पड़ता है, कुछ समुदाय पर पड़ता है। मिसाल के तौर पर पिछले 3-4 महीने से आप देख रहे हैं रोज टीवी में एक पर्टिकुलर राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को रात को सोने नहीं दे रहा है, हम हमला करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय यू, आपने तानाशाह को निकाल दीजिए। आप एक व्यक्ति को मारने के लिए, एक व्यक्ति का शासन से निकालने के लिए पूरे राष्ट्र को आपने डरा करके रखा हुआ है। नाउ इमेजिन व्हेन द होल नेशन स्लीप्स इन अ स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी। वो बच्चे जो अपनी मां के पास सोते हैं, उनको पता नहीं है क्या वो कल सवेरे जिंदा उठेंगे, रात को बम गिर जाएगा उनके ऊपर में। आपने एक सद्दाम को मारा, 15 सद्दाम खड़े हो जाएंगे। आर यू कंट्रोलिंग टेररिज्म, आर यू स्प्रेडिंग टेररिज्म? उसामा बिन लादेन को मारने के लिए उसको आपने लोगों ने बोला वी विल स्मोक हिम आउट। बड़े बड़े लोगों ने वक्तव्य दिए, बड़े बड़े भाषण दिए सिक्योरिटी काउंसिल में। वो कहां चला गया, गायब हो गया, किस धुआं में निकल गया, उसको दुनिया को पता ही नहीं है। कम से कम पहले मालूम था वो कहां रहता है, अफगानिस्तान में था, जहां भी था, लेकिन उसने जो कार्रवाई की वो तो बेचारा जिंदा होकर निकल गया, बच गया है। जो कुछ भी उसने किया है, उस कुछ गरीब लोग बेचारे, पता नहीं कितने निरपराध लोग मारे गए। 12 बारातें वहां पर सत्यानाश हो गई। जहां उनको 15-20 आदमी दिखे रात को, सैटेलाइट से दिखे, बॉम्ब डाल दिया वहां पर। यू आर प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर एंड मोर टेररिस्ट। सो इन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पावर्स, this mass immunity is getting affected in the name of terrorism. बॉम्बे में आप देखिए हाल क्या हो रहा है। कई बार फिल्म इंडस्ट्री से पे लोग पैसा निकालते हैं, कोई बैठा हो वहां पर दुबई में, कोई मस्कत में बैठा, कोई कहीं बैठा है, उसके लोग काम करते हैं वहां आकर के, आपसे 5 करोड़ लिए, आपसे 15 करोड़ लिए, आपने मकान की रजिस्ट्री करते हैं, तुम सब घर तुम्हें विकायला लगा था, 2% टैक्स तुम्हारा दिया लगता, कशा आता था? सुरक्षित टैक्स, सुरक्षा, सिक्योरिटी मनी, वरना हम आपको रहने नहीं देंगे वहां पर। लोग मकान खाली कराने के लिए आजकल कोर्ट कचहरी नहीं जाते, पुलिस के पास नहीं जाते हैं, वो कहते भाई के पास, भाई कर दो कुछ काम। भाई बोलेगा फिक्र नहीं, अब तुमने हमको बोल दिया ना, हो जाएगा काम तुम्हारा। व्हाट इज दैट भाई? इज ही लेस टेररिस्ट? क्या किसी आतंकवादी से कम है? जिस परिवार को आपने उसके मकान से निकाल दिया, उसके लिए आतंकवादी क्या और गैर आतंकवादी, बात तो एक ही हुई ना उसको। तो इस तरह की भी वृत्तियां थोड़ी सी आने रही हैं उसके बीच में, जो मैंने बताया आपको कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट वन, कैन वी मूव? कब तो जुल्फिकार अली एक मिनट, ओके, कैरी ऑन, कैरी ऑन। कैन वी गो बैक? कल मैंने एक बात का उदाहरण किया था, एक और, हम रिलीजन के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों में वैमनस्यता की भावनाएं पैदा कर रहे हैं। कई बार मैं सवाल करता हूं लोगों से, हाउ कैन बी देयर ए पीस बिटवीन द नेशन unless there is a peace between the religions? आप धर्म के नाम पर एक दूसरे की हत्या करने पर तुले हुए हैं और हम पीस की बात करते हैं विश्व में। Are we in our senses? I request you to kindly consider on this. Next, let's keep moving. Yeah, here it is. Come to this my concept. जब पाकिस्तान को बने हुए 5 दिन भी नहीं हुए थे, उनके जो बड़े भारी जो नेता हैं, गॉड ब्लेस हिज सोल, जहां भी वो गए हैं, उन्होंने कहा माई कॉन्सेप्ट ऑफ पाकिस्तान इज इनकम्प्लीट विदाउट कश्मीर इज पार्ट ऑफ दिस। लोग कई बार मुझसे पूछते हैं, कई बार बात करते हैं, चूंकि आप मनोविज्ञान का करते हैं, कि दुनिया में दुखी क्यों है? कोई व्यक्ति दुख हर एक आदमी है, तो मैं उनको एक ही बात करता हूं कि जो है उससे है युद्ध, जो नहीं है उसकी है तलाश, और इसीलिए मेरे भाई ये दुनिया रहती है उदास।
जो है उनके पास में उसमें उनको खुशी नहीं है, बट दे मस्ट गेट कश्मीर, अदरवाइज दे फील इनकम्प्लीट। और उसको प्राप्त करने के लिए फिर आप जिहाद करते हैं। कहां का न्याय है? क्या करेंगे आप इस भूभाग को लेकर के? क्या आप उनको खाना खिलाएंगे? आपके पास में इतनी कुवत है? नहीं, हमारे भाई हैं, वो धर्म के नाम पर हम कर रहे हैं। यू कैन सी फॉर योर सेल्फ। नेक्स्ट, या देन इट इज, एक और तानाशाह वहां पर आए, उन्होंने हुक्म दिया ISI को, द वाटर इन JNK मस्ट बॉईल एट द राईट टेम्परेचर। उद्या समजा कोणी मुंबईला बसून सांगितलं गोदावरीत पाणी गरम झालं पाहिजे, दत्तात्रय राव तुम्ही जा आणि हे निश्चित करा की ते पाणी सदा गरम असायला. ते पाणी गरम कसं करायचं? त्यात मी इलेक्ट्रिकचं करंट लावू, तेल टाकू, त्याच्यामध्ये पेट्रोल टाकू, कसं करेन? आणि ते कोण निश्चित करेल की किती गरमी तुम्हाला पसंत आहे? ते बॉइलिंग टेम्परेचर असलं पाहिजे की चहा करणं पाहिजे की त्यात भात झाला पाहिजे. बट वन लाईन हॅज बीन गिवन, द वॉटर इन JNK मस्ट बॉईल. वेन वॉज दिस टोल्ड? In 1987. By whom? Their own person, Ziaul Haq, who was the dictator. आता कोणी त्यांच्याकडे जाणार नाही कसं ती पाणी कसं गरम करू, मी त्यात रॉड लावू की हीटरमध्ये टाकू की काय करू? ते म्हणते नाही, मी तुम्हाला सांगितलं ना तितकं तुम्ही करा. किती पैसे हवे? 50 करोड, हे घ्या. तुम्ही करू शकत नाही, त्यांना लोकांना द्या. तर प्रत्येक व्यक्ती आपल्या आपल्या घरामध्ये पाणी गरम करतोय, म्हणून तर काश्मीरमध्ये हे सगळं चाललेलं आहे. नेक्स्ट वन प्लीज. Next one. Yeah. Then somebody else had said, त्यांचे प्राईम मिनिस्टर होते एका काळात, जुल्फकार अली भट्टू, त्यांनी म्हटलंय, इट वुड बी रॉंग टू थिंक that Kashmir is the only spot where there is a difference between India and Pakistan. More important than this is the portion of northeast of Assam. त्या काळात त्यांनी म्हटलेलं होतं. And no wonder today Assam is burning. It is in a state of insecurity. Such are the political intentions, राजनीतिक महत्वाकांक्षा जिसको हम बोलते हैं, दूसरे के बीच में दखलंदाजी देने की. लेकिन उसका मैनिफेस्टेशन क्या होता है? जमीन पर निरपराध लोग मारे जा रहे हैं. थैंक यू किधर, थैंक यू. इस तरह की भावनाएं जब ये पैदा करते हैं दूसरे में और वैमनस्यता पैदा करते हैं, वो एक खतरनाक होता है. ब्लू स्टार हुआ, पंजाब में आतंकवाद हुआ, उसका हमने सामना किया. कश्मीर में भी कर रहे हैं हम लोग, करेंगे. किसी की मजाल नहीं कि वो कश्मीर को लेकर के जाए. ऐसे 5 नहीं 15 और स्टेटमेंट देते रहे, वो होने जाने वाला कुछ नहीं है. कश्मीर वहीं रहेगा जहां पर है, और हो सकता है जो उनके पास है वो भी हम ले लेंगे, बात दूसरी है. बट दिस इज हाउ द टेंडेंसी ऑफ डिस्ट्रक्शन आर स्प्रेडिंग इन इंडिया. और फिर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए लोग एक्सिस ऑफ ईवल, उसमें समावेश किया गया था इराक, सीरिया, ईरान, लीबिया, नॉर्थ कोरिया. जो देश इनके साथ संबंध रखेंगे वो एक्सिस ऑफ ईवल की तरफ आते हैं. ईदर यू आर विथ अस और विथ देम. कहां का न्याय है? करोड़ों लोग उन देशों में वहां रहते हैं. हाउ कैन यू कॉल देम रोग स्टेट? आपने पढ़ा होगा, रोग स्टेट का नाम का एक शब्द निकाला गया है. मराठीत माहिती आहे, दांडेकर साहेबांना माहित असेल काय त्याचा अर्थ होतो. रोग, मला माहिती आहे, रोग म्हणजे रोग, बिमारी ज्याला आपण म्हणतो. पण रोग स्टेट म्हणजे एक, आय थिंक इट इज समथिंग टू डू विथ द बिहेवियर ऑफ द पर्सन, irrational behavior. How can you call a nation as a rogue state? Who has given you this authority? Who has allowed you to issue the certificate? What is the yardstick for you? And when the nation start behaving like a rogue state, the impact is not only felt by you, everybody else is felt. मान लीजिए कल को इराक के साथ में युद्ध होता है किसी देश का, उसका परिणाम क्या होगा? सबसे पहले ऑयल की कीमतें बढ़ जाएंगी, तेल आना बंद हो जाएगा. हमारे आपके घरों में जो गैस के चूल्हे बन रहे हैं, आज मला वाटतं की ते 253 रुपयाचं गॅस सिलेंडर मिळते बहुतेक. मला कधी कधी कळतं, मी विचारत नाही घरामध्ये, कारण की ते न विचारलेलं बरं. कारण की बऱ्याच गोष्टी अशा असतात आपल्याला न माहीत असलेल्या बऱ्या असतात. नाही तर मग उगीच झोप येत नाही लोकांना रात्री, मला पण येत नाही. मग गैस के दाम बढ़ेंगे, पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, आने जाने वाले लोगों के दाम बढ़ेंगे, बस का किराया बढ़ेगा, खर्च बढ़ेंगे लोगों से. उसका विपरीत परिणाम पूरे विश्व के ऊपर होगा. और वो जो है
ऑयल को कंट्रोल करने के लिए उस देश के साथ में एक खिलवाड़ किया जा रहा है। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में ऑयल भरा हुआ है, वहां पर द लार्जेस्ट रिजर्वायर ऑफ द ऑयल एनर्जी गैस वो उन देशों में है। अफगानिस्तान के आगे जो है ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ऑल दी स्थान्स आर देयर। लोग होड़ में लगे हुए हैं, कौन उसको कैश करेगा उस संपत्ति को। वो इसलिए वहां पर ये इस तरह का युद्ध चल रहा है आतंकवाद के नाम पर। फिर उसको हम बोलते हैं घुसपैठ। घुसपैठिए आ रहे हैं। कल जैसे मैंने उदाहरण दिया, घुसपैठिए अलग अलग प्रकार के होते हैं। घुसपैठ शारीरिक रूप से होती है, घुसपैठ आर्थिक रूप से होती है, घुसपैठ मनोवैज्ञानिक रूप से होती है, घुसपैठ टेक्नोलॉजिकल रूप से होती है, घुसपैठ साइकोलॉजिकल रूप से होती है। किसी भी प्रकार से लोगों की मानसिकता को कैप्चर करना, यह भी एक आतंकवाद का एक हिस्सा है, उसका बदलता हुआ स्वरूप है ये। अगर आपने लोगों की मानसिक वृत्ति पर एक बार काबू कर लिया, आपको मैं उदाहरण देता हूं एक, क्योंकि मैं इस पर शोध भी कार्य करता हूं। हे प्रत्येकदा मी तुम्हाला ह्याच्या करता सांगून तुम्ही शोध करतोय, लोकांना असं वाटलं नाही पाहिजे की हा मनुष्य गाढव आहे, म्हणून मी नंतर प्रत्येकदा तुम्हाला 10 मिनिटं म्हणतो मी पीएचडी करतोय। आजकाल पीएचडी केल्याशिवाय लोकांना अक्कल नाही अशी समजतात लोक। तुम्ही पीएचडी कोणत्या विषयामध्ये करता त्याची त्यांना काळजी नाही आहे। तुम्ही हिंदीमध्ये लिहा, मराठीमध्ये नका लिहू, तुमची पीएचडी कोणीतरी दुसरं लिहिल, पण तुम्हाला डॉक्टरेट मिळाली पाहिजे, म्हणजे डॉक्टर साहेब आहे, यू कैन गेट अवे विथ मर्डर्स। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक डॉक्टर साहब मिले मुझे, मैंने उनसे पूछा कि सर आपने किस विषय पर पीएचडी किया? अपने पड़ोस का प्रदेश है यहाँ पर। उनका विषय था इस पर्टिकुलर प्रांत की जो स्टेट असेंबली में है, शून्य काल के दौरान में कितने प्रश्न पूछे गए, उसका निष्कर्ष ना निकला, उसके ऊपर से उन्होंने पीएचडी की है। आता शून्य काळामध्ये कोणत्या राज्याच्या असेंब्लीमध्ये प्रश्न विचारतात मला माहित नाही, पण त्यांनी पीएचडी केली और आज वो पढ़ाते हैं लोगों। तर म्हणून मी तुम्हाला म्हणतो की मी शोध कार्य करतोय, शोधवाद काही होत नाही त्याचं, काय शोधायचं आहे ह्याच्यामध्ये। तरी पण व्यापार जो हम बोलते हैं कि the children who are growing under the shadow of gun, जो बच्चे, जो समाज, जो स्त्रियां, जो नवयुवक बंदूक के साये में दिन रात पल रहे हैं, वो आने वाले समय में उन चुनौतियों का मुकाबला कैसे करेंगे जब उनके ऊपर विपत्ति आएगी। विपत्ति का मतलब ये नहीं कोई बाहर से संकट आएगा। The struggle for life itself is a challenge. And my reading is probably they will be either submissive or they will be radicals. आपल्याकडे जेव्हा जब बच्ची फैमिली में बच्चे को जन्म देने वाली होती है, हम उसके कमरे को सजाते हैं, तिथे आपण चांगल्या मुलांचे फोटो लावतो, ग्रीन लावतो, पडदे चांगले असले पाहिजे, कारण त्या वातावरणाचा इम्पॅक्ट त्या बाईच्या म्हणजे त्या सुनेच्या किंवा मुलीच्या मस्तिष्कावर पडतो। And that blood affects the child which is growing inside the womb of the mother. म्हणून आपण त्याला म्हणतो की मुलीला सासूकडून आणून आईकडे ठेवा म्हणजे ते मूल जरा चांगलं होईल, अशी लोकांची कल्पना आहे। माहेरी आली पाहिजे मुलगी, माहित नाही काय येतात पण येतात त्या। आता ह्या विषयावर तुम्ही शोध कार्य नाही करणार, कारण की आता म्हातार पण आलं, त्या घरातलं वातावरण असतं, त्या मुलीला आपण तळहातावरती ठेवतो, हलू देत नाही, त्रास झाला नाही पाहिजे, म्हणजे त्या उदरमध्ये जे मूल पनपतंय, ही और शी शुड बी बॉर्न इन राइट फेथ। नाउ इमेजिन कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, इराक, ये जितने भी देश हैं जहां पर कि रात को मास होती है, उसको पता नहीं है कि कल सवेरे वो जिंदा उठेगी या नहीं, क्या इंपैक्ट होगा उसके बच्चे पर। मान लीजिए जो बच्चा पैदा भी हुआ तो उसके ऊपर तो इसके इंपैक्ट पड़ गया ना। So you are destroying the very next generation itself. It's a very serious matter to be thought of. कितने लोग हैं अपनी जो बहुओं को वहां से बाहर देंगे, बॉम्बे में भेज दोगे डिलीवरी के लिए, जाना तो उसने वहीं पर है ना। This is an ill impact, a radical impact on the coming generation, and we have to be very careful about it. ये विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आतंकवाद जो है, जैसा मैंने बताया कि मेरे पूर्वजों के साथ शुरू हुआ है, वो आने वाली इस पीढ़ियों तक चलता रहेगा किसी न किसी रूप में, कम होने वाला नहीं है। इसका विषय रूप परिवर्तन हो जाएगा जैसे अभी हो रहा है।
लेकिन किसी न किसी रूप में द स्ट्रगल इज पार्ट ऑफ द लाइफ ऑफ द ह्यूमन बीइंग इटसेल्फ। तो हमको सोचना पड़ेगा इसके बारे में। घुसपैठिए जैसे मैंने बताया अलग अलग रूप से आते थे। पृथ्वीराज चौहान जब यहां पर राज्य करते थे, गौरी जब वहां पर आया, पृथ्वीराज चौहान ने बड़े बड़े रोग में लोग करके 16 बार माफ कर दिया, लेकिन 17वीं बार उसने, लोधी ने उसको माफ नहीं किया, प्राण ले लिए। इसलिए जो हम ज्यादा बहुत ज्यादा करते हैं, इनके साथ जो नरमी का हम प्रस्ताव करते हैं, ये अच्छी बात नहीं होती है। इसीलिए हिंदी में बोलते हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। एक तो भूत कभी मानता ही नहीं है, पहली बात तो ये है। पण लोक म्हणतात की नाही, कधी कधी ऐकतो तो, आता माहिती पुराचा ऐकतो, पण ते भूत इज भूत, ते पंचमहाभूत पण असतात त्यातले बघितले लोक। आता तुम्ही हात मिळवा आणि त्याला हार टाका, ते तुम्ही म्हणा की नाही शायद हो सकता है हृदय परिवर्तन हो जाए, मला वाटत नहीं ते होऊ शकतं। और वो पता नहीं हृदय परिवर्तन कब होगा, वो किस रूप में होगा, उस परिवर्तन का असर हमारे ऊपर क्या होगा। But we don't have to behave in a radical manner ourselves also. But that fear should be there among the people कि अगर हमने इस देश के साथ खिलवाड़ किया तो हमारे ऊपर भी विपत्ति आ सकती है। That is the point, that is the message we must send across कि हमारी सहन शक्ति, हमारी शालीनता, हमारा धैर्य, इसको आप हमारी कमजोरी मत समझ लीजिए। अगर आपने हमारी इसको कमजोरी समझा तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। क्योंकि जब भारत के धैर्य की सीमा टूट जाती है, फिर उनको मालूम है हम क्या करते हैं। आई होप दैट डे डजंट कम। दूसरी बात जो देखने में आ रही है आजकल, मेरा आपसे विनती है, निवेदन है, आतंकवाद के ऊपर में। हम लोग जो हैं कई बार गुस्से में आकर के, अंडर मोमेंटरी प्रोवोकेशंस, समटाइम्स वी टेक सम एक्शंस। कई बार हम ऐसी बात कर देते हैं जिसका असर दूसरे लोगों पर दूरगामी असर होता है। चाहे हम उनको किसी रूप में उनको हम उद्बोधन करते हैं या इस तरह का हम कार्य कर देते हैं उनके खिलाफ में, वो एक अत्यंत खतरनाक होता हुआ है। अगर हम लोगों को बोलेंगे हम आपको नानी याद करा देंगे, आप तुम्हारा स्वतः पहाड़ी याद होती, तुम्हें दोकान काय नानी याद करवा लो, किसको आप याद करा देंगे। पर आपने जरूर बोलना चाहिए दिन में 6 बार खड़े होकर के, हम आपको नानी याद करा देंगे। किसकी नानी, किसको याद कराना है। आपल्या आईवडिलांचं नाव माहित असलं तितकंच पुष्कळ आहे आजच्या काळात, त्यांना कशाला सांगायचं तुमचे बाप कोण होते। यू आर पुशिंग पीपल टू द रेडिकल बिहेवियर समटाइम्स। तो वी शुड बी केयरफुल, आवर लीडरशिप शुड बी केयरफुल। हम जब जामा पहनाते लोगों को, जैसा मैंने कल आपको बताया कि अगर मेरे पिताजी ने मुझे दिन में 3 बार गधा बोला तो मैं अपनी माता को बोलूंगा मैं गधा ही रहूंगा, मैं घोड़ा बनने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि दाना मुझे वही मिलेगा चाहे मैं गधा हूं या घोड़ा हूं, तो क्यों नहीं मैं गधा बन के खाता हूं। So when you push the people, when you push the community, when you push the religion towards the extremity, they start behaving in that irradical manner. ये सोचने की बात है। और या विध्वंसकारी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देंगे ऐसी बातें। तो मेरा आपसे निवेदन है कि बहुत ज्यादा रेडिकल जामा जो है नहीं पहनाना चाहिए। ये आतंकवाद को बढ़ाता है, एक्सट्रीमिज्म को बढ़ाता है, एक्सट्रीमिटी को बढ़ाता है। इसका मतलब यह भी नहीं कि हमने वो बात मानना चाहिए कि तू किसी ने आपकी गाल पर एक मारा तो दुसरं पण त्याला दाखवा, असं पण करायची आवश्यकता नाही आहे। ते दिवस गेले आणि ज्यांनी म्हटलं होतं त्यांनी दुसरा गाल कधी दाखवला नाही दुसऱ्याला, आम्हाला उपदेश देऊन गेले, ती गोष्ट वेगळी आहे। We should neither be too submissive nor be too aggressive. We must have a moderate attitude. अन्यथा इसका दूरगामी परिणाम पड़ सकता है और यह आतंकवाद को बढ़ावा देता है, विध्वंसक प्रवृत्तियों को बढ़ावा देता है। ये सोचने की बात है। जैसा मैंने कल आपको बताया कि लोगों को बोलते हैं, उनको आप बोलिए आप टेररिस्ट स्टेट हो, आप क्यों नहीं बोल सकते हैं कि आप टेररिस्ट हो, आप टेररिस्ट पद्धतियों को बढ़ावा दे रहे हैं, हम आपके साथ फलानी कार्रवाई करेंगे, फिर देखते हैं वो कैसे ठीक नहीं होते हैं।
जहां तक दूसरे देशों का सवाल है, नोबडी इज एनीबडी। जैसे कहते हैं कि हम उसको बोलते हैं आतंकवादी है, लेकिन लोग बोलेंगे नहीं नहीं वो तो फ्रीडम फाइटर है भाई, वो तो स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा है। सो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ परसेप्शन इन द वर्ल्ड कम्युनिटी इटसेल्फ। आतंकवाद की पूरा विश्व आतंकवाद से ग्रस्त है, परंतु आज भी, आज के दिन तक, अभी शाम को हो गया तो मुझे मालूम नहीं है 7:30 बजे के बाद में, लेकिन 7:30 बजे शाम तक आतंकवाद की परिभाषा पूरे विश्व में कहीं नहीं मिली है। यूनाइटेड नेशंस ने एक्सेप्ट नहीं की परिभाषा। लोग लड़ रहे हैं, हम उससे युद्ध करने को तैयार हैं, हम ग्रसित हैं आतंकवाद से, बट द नंबर ऑफ नेशंस इन द यूनाइटेड नेशंस आर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट द डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म, कि टेररिज्म में आहे का है, आतंकवाद ये क्या है, हम इसकी परिभाषा ढूंढने के में असफल हो रहे हैं। क्या हम लड़ाई करेंगे इनके साथ में? परसेप्शन ऑफ पीपल आर डिफरेंट। अब ये जब से कांड हुआ है अमेरिका में, तब से उनको थोड़ा पता लगा है कि क्या बात होती है। वरना हमारे यहां से जो लोग भाग के जाते थे उनको वहां शरण देते थे। नो नो नो, दे आर पॉलिटिकल अप्रेस पीपल। हमको बोलते थे तुम्ही त्यांच्याशी नीट रहा, नीट वागा, आम्ही हे करतो ते करतो। अब जब उनको पता लगा तब उनको एहसास होता है कि आतंकवाद होता क्या है। लिखा था तुलसीदास जी ने कि जाके पैर न फटे बिमाई, बोका जाने पीर पर आई, कि जैसे पायात जे गोखरू असतं कौन जलापन म्हणतो, जब तक उसकी पीड़ा आपके पैर में नहीं होती है आपको अंदाज नहीं होता कि उस व्यक्ति को कितना तकलीफ हो रही होगी उससे। अब उनका ध्यान इस तरह है जब हमारे ऊपर नुकसान हो रहा है करके। लैंग्वेज के ऊपर से लोग आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, धर्म के नाम पर। इजराइल वो देश है जो धर्म के नाम पर बना, धर्म के नाम पर संगठित हुआ, रेस के प्रोटेक्शन के लिए संगठित हुए, और भारत वो देश है जो धर्म के नाम पर टूट गया। और वही धार्मिक प्रवृत्तियां अब आतंकवाद को बढ़ा दे रही हैं। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वर्ल्ड में 1990 में थी 42 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, जैसे मैंने नाम दिए बदर मिनाफ, रेड आर्मी, ये वो करके थे। आज उनकी संख्या बढ़कर के 103 हो गई है। हमारे अपने भारत देश में आतंकवादी संगठन हैं तकरीबन 45 से 46 संगठन काम कर रहे हैं। कोई अपने आप को हिजबुल मुजाहिदीन बोलता है, तो कोई अल बदर बोलता है, तो कोई एक आदमी, कल को आप यहां खड़े होकर के एक आतंकवादी संगठन बना लेंगे, क्योंकि किसी ने उसको देखा नहीं है। और उस संगठन के नाम पर फिर लोग पैसा इकट्ठा करते हैं, लोग अपनी बातें बनाते हैं। अनुशासनहीनता जो लोगों में आ रही है, यह भी आतंकवादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा दे रही है। अभी आपने देखा होगा, सुना होगा, नागपुर में जो कांड हुआ है, कुछ बच्चों ने मिलकर के टीचर, शिक्षक को मार दिया। द डेथ ऑफ द टीचर, even if it was during the normal time, was it less dangerous to the family of the teacher than he getting killed by the terrorist act? I request you to kindly consider, कैसे उन विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता आई, कौन इसको बढ़ावा दे रहा है, कि दुष्परिणाम हो रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मीडिया का मतलब प्रेस से नहीं, मेरे बात उसका गलत अर्थ नहीं निकालना चाहिए, लेकिन जो फिल्मों में विध्वंसक कार्रवाइयाँ दिखाते हैं, जिस तरह से फिल्मों में उनको दर्शाया जाता है, जिस तरह से उस आतंकवादी को ग्लोरीफाई किया जाता है, जिस तरह से उस टेररिस्ट को ग्लोरीफाई किया जाता है, आखिर में पुलिस वाला आता है, हथियारकड़ी लगा के चला जाता है। तब तक वो जो देखने वाला सो जाता है, लेकिन उसको यही पता लगता है कि इतना इसने ग्लोरीफाई कर दिया है। A child, I think yesterday I told you, कि जब एक बच्चा जो टीवी देखता है, वो 14 साल, करेक्शन 11 साल की उम्र होने तक 4000 रेप, वायलेंस, मर्डर्स देखता है। 4000 acts of violence a child watches by the time he becomes at the age of 11. And no wonder there are some countries in the world where these tendencies are coming up. ये आतंकवाद का एक और रूप भी तैयार हो रहा है। Today the center of gravity shifting to the space. सैटेलाइट का जमाना आ रहा है, मोबाइल फोन, सेलीफोन, ये फोन, वो फोन, सैटेलाइट, सब कुछ काम कर रहा है।
आप उसमें से एक को तोड़ दीजिए, अपने आप तमाम विश्व कम हो जाएगा। ये संभव है। इंटरनेट का जमाना आ रहा है, लोगों की मनोवृत्तियां बदली हो रही हैं। हो सकता है कोई आतंकवादी संगठन ऐसा काम कर सकता हो, शोध कार्य कर रहा होगा कि कैसे मैं उस देश की पूर्ण कम्युनिकेशन व्यवस्था को ठप कर दूं। दैट विल बी अनदर फॉर्म ऑफ टेररिज्म। इकोनॉमिक टेररिज्म, आप लोगों के बीच में अभी आप देखिए असुरक्षितता की भावना पैदा होती है। लोग बैंक में पैसा डालने से कतराते हैं कि पता नहीं कल रात को बंद तो नहीं हो जाएगी कहीं। इट्स पार्ट ऑफ इकोनॉमिक टेररिज्म। वी हैव टू बी केयरफुल ऑन दिस इश्यू ऑल्सो। अभी कुछ दिन की पहले की बात थी, कुछ लोगों ने इस बात पे किया हैकिंग, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेट हैकिंग। अभी पिछले मेरे ख्याल से 3 हफ्ते पहले अचानक एक दिन दिल्ली में तकरीबन 8 लाख टेलीफोन, मोबाइल फोन सब बंद हो गए अपने आप। Somebody played a mischief. The whole communication system came to a grinding halt. Now imagine same thing happening in Bombay. अगर 2 घंटे के लिए बिजली की सप्लाई बंद हो जाए तो क्या तहलका मच जाएगा उस पर। Locals, lifts, operation theatre, everything will come to a grinding halt. Can we ever imagine that? Some fool sitting somewhere must be planning on that line. It is possible. So that is another type of terrorism which is coming up. We have to be careful on that issue. We have to be concerned about it. हमको सोचना पड़ेगा इसके बारे में। आज आप देखिए लोगों की भावनाएं, जिसको हम बोलते हैं, इफ यू टेम्पर विद द लैंग्वेज ऑफ द सोसाइटी यू कैन कंट्रोल द सोसाइटी। जो हमारे नवयुवक लोग बात करते हैं आजकल, मोबाईल फोन पर बात करते हैं, त्यांची भाषा बदली आहे, इंग्लिश भाषेचं स्वरूप बदली होत चाललेलं आहे। आपने टीवी चैनल पर एक देखा होगा B4U, एक चैनल आती है, एक्चुअली इट इज बिफोर यू, पण ते शब्द वाचाय करता, अक्षर वाचाय करता, पैसा वाचाय करता B4U। माझ्या मुलाने मला इंटरनेटवरती सांगितलं डॅडी सी यू, तर डॅडी त्यांनी पूर्ण लिहिलं, कारण की डॅडीचा शॉर्ट फॉर्म होऊ शकत नाही। 5 फूट 8 इंचाचा मनुष्य आहे मी, किती लहान करणार मला तो। पण डॅडीच्या नंतर म्हणते सी आणि यू। मी आपल्या सौभाग्यातून विचारला, हो हे काय लिहितात आहे तुमचे चिरंजीव, काय म्हणतात? नाही चिरंजीव तुमचेच पण म्हणे, पण हे काय लिहिलंय? तिथे नाही सेइंग डॅडी सी यू। Languages are being changed. When you change the language, you change the psychology of a man. And when you change the psychology of man, you affect the behavior of a person. And when you affect the behavior of a person, he will do what you want him to do. This is the impact of technology, another form of terrorism. It requires very deep thought. आप लोगों की धार्मिक भावनाओं को बदली कर दीजिए, लोगों की लैंग्वेज को बदली कर दीजिए, लोगों की विचारधारा को बदली कर दीजिए, बाकी बदली करने में रहा क्या आपको? यह भी एक आंतरिक जो आतंकवाद का एक स्वरूप है। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि इसका इफेक्ट ना पड़े, पर यह हो सकता है। इट इज पॉसिबल। आवर चिल्ड्रन आर गेटिंग अफेक्टेड। मैंने कुछ आतंकवादियों से आत्मसमर्पण की मुहिम की थी वहां पर कश्मीर में जब मैं था, तो लोगों ने इसका बड़ा प्रतिकार किया। नाही जनरल साहेब तुम्ही काय करता हे सगळं, असं नका करू, अहो ते मारले पाहिजे लोक, त्यांनी इतके लोकांना मारले। मतलब कुणी भी कुणाला विचारू तू आतंकवादी आहे की नहीं? उस आतंकवादी के सिर पे तो नहीं लिखा कि मैं आतंकवादी हूं। मैं जिस माता पिता से पूछता हूं कि भाई बच्चा आतंकवादी है पाकिस्तान में, नाही साहेब तुम्ही काय बोलता, तू कोणतरी तुम्हाला चुकीचं सांगितलंय। म्हटलं मग आहे कुठे ते चिरंजीव? नाही असते इथे कुठे? अरे म्हटलं 3 महिन्यापासून आले नाही, कुठे आहे? नाही साहेब ते गेले कुठेतरी बाहेर। अरे म्हटलं असं कुठे गेले बाहेर? लहानसा प्रदेश आहे कुठे तो पोरगा तुमचा? कोई माता पिता नहीं चाहता है, कोई नहीं बताएगा कि मेरा बच्चा आतंकवादी है, स्मगलर है, गैंगस्टर है, जुआ खेलता है। ते लग्नाच्या वेळेला सगळं सांगतात नाही आमचे चिरंजीव फार छान आहे, रात्री 2-2 वाजतापर्यंत अभ्यास करतात। काय अभ्यास करतात? पत्ते खेळतात। Nobody will say. Then what we used to do? We used to spread the message in the villages. तिथे हम बताते थे कि देखो भाई इस गांव के इतने बच्चे गायब हैं स्कूल से, पिछले 2 साल से उनका पता नहीं कहां पर है। जिनके भी ये बच्चे हैं अपने बच्चों को वापस बुला लीजिए, जहां भी हैं वो पाकिस्तान में हैं। और फिर हम वर्ड टू माउथ उनको बोलते थे कि देखिए हमको मालूम है आपका बच्चा पाकिस्तान में फलाने ट्रेनिंग कैंप में ट्रेनिंग पा रहा है, आप उसको बुला लीजिए वापस। नहीं साहब मर जाएगा फिर वो। लेकिन नहीं, हम आपको
गारंटी देते हैं नहीं मरेगा वो। हाँ, अगर उसने 50 लोगों का मर्डर किया है, 25 लोगों को मारा है, तो शासन के साथ में जो न्यायिक कार्रवाई हो उसके साथ होगी, लेकिन अगर उसने कुछ नहीं किया है तो उसको हम ठीक से रखेंगे। इसलिए फिर उनको हमने आत्मसमर्पण के लिए बताया, क्योंकि कम से कम वो आने से हमको पता लगता था कि कौन लोग ये आतंकवादी हैं, पहचानते, उसका बाप किधर है, माँ किधर है, भाई कितने हैं और कितने लोग हैं। तो उसका जब असर पड़ा तो तकरीबन 1200 लोगों ने थोड़े थोड़े कर करके एक बड़ा भारी जत्था आया, तकरीबन 102 लोगों का। गांधी जयंती के दिन उन्होंने अपना हाथ में समर्पण कर दिया। उनको हमने बोला कि अपने घर में आइए, आप वहां पर आप रहिए। फिर उनको ट्रेनिंग दी गई, सिखलाई दी गई अपना जीवन व्यापन करने के लिए। जो कारपेंटर था उसको कारपेंटरी सिखाई, जिसको मैकेनिक था उसको मैकेनिक सिखाया, किसी को ड्राइविंग की ट्रेनिंग दी। उनको बोला कि अगर आप मत जाओ, उनको लोकांनी म्हटलं नाही त्याला तुम्ही बंदुकीने मारलं पाहिजे. म्हटलं तुम्ही मारा, आता मी आणून दिलं तुमच्या समोर, तुम्ही मारा. नाही आम्ही कसं करणार, हे सरकारची जिम्मेदारी आहे. म्हटलं सरकारची जिम्मेदारी कुठे आहे ते? उसका एक कारण था कि गुमराह जो बच्चा हो जाता है उसको वापस लाना पड़ता है जब तक कि उसने कोई मनुष्य जाति के साथ खिलवाड़ नहीं किया हो. तो ऐसे लोगों को लाया. उसका असर क्या हुआ, पाकिस्तान पर पड़ा. वहां पर उन्होंने जो ट्रेनिंग कैंप चल रहे थे वहां उनको एक फोटो दिखाए कि क्या ये आपके गांव के रहने वाले लोग हैं. उन्होंने बोला हाँ है. उन्होंने उनको बताया कि जब आप कश्मीर में वापस जाएंगे, अगर आपने आत्मसमर्पण किया तो हम आपके साथ सख्त कार्रवाई करेंगे, आपके माता पिता को हम तंग करेंगे. ऐसी धमकी उन्होंने दी. लेकिन उसके बावजूद भी लड़के आए वापस. काफी लोग तक आ गए थे. आसाम में आए और वो करना पड़ा. उसका असर भी ठीक हुआ क्योंकि उससे काफी हद तक कंट्रोल करने में सहायता मिली थी हमको. सवाल पैदा होता है कि हमने क्या करना चाहिए सोसाइटी ने इस आतंकवाद से लड़ने के लिए. हर एक चीज सरकार पर छोड़ना उचित नहीं है. सरकार तंत्र जो है वो अपना काम करेगा. गवर्नमेंट एजेंसीज अपना काम कर रही हैं, सैन्य अपना काम कर रहा है, बीएसएफ अपना काम कर रही है, सीआरपीएफ अपना काम कर रही है, पुलिस अपना काम करती है. पर हर एक की अपनी अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं. मेरे ख्याल से सोसाइटी में हमको करना पड़ेगा काम, और छोटी छोटी बात करना पड़ती है. कोई बहुत बड़ा लंबा काम नहीं करना पड़ेगा. सबसे पहला है जागरूकता अपने में होना चाहिए. कंसर्न अबाउट आवर ओन वेलफेयर, आवर ओन सिक्योरिटी. अगर मान लीजिए मैं किसी गांव में रहता हूं, मोहल्ले में रहता हूं, और मुझे मालूम है कि इस मकान का किराया सबका तकरीबन 500 रुपये महीने का होता है, और अचानक कोई आदमी उस मकान का किराया 3000 रुपये देने को तयार आहे महिने का, ती शंका आली पाहिजे डोक्यामध्ये, ह्याच्याकडे हा इतका पैसा आला कुठून. ज्या घराचं भाडं 500 रुपये आहे तो त्या घराच्या भाड्याकरता 3000 रुपये द्यायला का तयार आहे. ते घेणाऱ्याला छान वाटेल, ते म्हणजे तुमच्या बाबाला देतो का, अरे पण ते कुठून आणतो तो पैसा, आणि कोणता असा धंदा तो करतोय की त्याच्याकडे इतकी ऐपत आली 3000 रुपये द्यायची. आस पडोस में आता हे घरत नाही की तुमच्याकडे तुमचे भाडे किती पैसे देतात, तुम्ही त्यांना लोकांना विचारले मग तुम्ही तुमचं काय करता, ते तुम्हाला शिवाय देतील. परंतु थोड़ी सी एक जागरूकता होना चाहिए लोगों में. कोई बाहर से आदमी आया, कितने दिन से यहाँ रह रहा है, कहाँ रह रहा है, क्यों आता है बार बार, ये सोचना पड़ेगा हमको थोड़ा सा, क्योंकि सिक्योरिटी हमारी है. और अगर हमें इसमें कोई खतरबात दिखती है तो अपने गांव के लोगों को, वरिष्ठ लोगों को, पुलिस को थोड़ा बताना पड़ेगा. हमने मदद करना पड़ेगी गवर्नमेंट की. हम हर चीज सरकार पर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सरकार तो हम और आप हैं ना, बनाने वाले तो आप ही हैं. आपके प्रतिनिधि वहां जाकर के सरकार का काम करते हैं, तो उनको शासन करने में मदद करना पड़ेगी. दूसरा है कि हर परिवार में, हर दंपत्ति ने ये एक फैसला करना चाहिए कि मेरा बेटा या मेरी बच्ची गुमराही के रास्ते पर ना जाए. उसको डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसी की तरफ से रोकना पड़ेगा. तो कम से कम आपका बच्चा कम से कम गलत रास्ते पर नहीं जाएगा. अगर हर एक परिवार ने इस तरह से करना शुरू किया तो ये ब्रीडिंग ग्राउंड्स कम हो जाएंगे. तीसरा है उन लोगों के बीच में जिनमें इस प्रकार की प्रवृत्तियां हैं बच्चे ज्यादा पैदा करने की या जो करने के लिए, उनको थोड़ा समझाना पड़ेगा. ये एक सामाजिक कार्य होगा. कुरीतियां हमको बदली करना पड़ेगी. जो भ्रूण हत्याएं की जाती है बच्चों की, बच्चियों की, उनको थोड़ा रोकना पड़ेगा. इट इज पॉसिबल. मैंने खुद किया है. आसाम में, पंजाब में ऐसा आतंकवादी इलाका था, मजीठा, बटाला, गुरदासपुर, डेरा बाबा नानक,
इतने खतरनाक इलाके थे पाकिस्तान के साथ लगे हुए, लोगों ने मेरी मदद की। मैंने उनके पास में गया, उनसे प्रार्थना की, देखिए आपकी भलाई के लिए हम बात कर रहे हैं, रोक लीजिए इस तबाही को, आपके बच्चों की तबाही का सवाल है, आपका सवाल है। लोगों में समझ में आई बात, उन्होंने मदद की। वही कश्मीर जहां आतंकवाद किया है, गांव वालों ने आके मुझे बताया कि साहब मेरा बेटा आ रहा है कल शाम को, मैं इसको लेके आता हूं। आई आली बुर्का पहन करके, मैं आपको वास्तविक बता रहा हूं, बुर्के के अंदर हथियार लेकर के आई वो। उसने हथियार दिया कि यह हथियार रख लीजिए, कल मैं अपने बेटे को लेके आऊंगी, आपने मुझे वादा देना है कि उसको आप मारेंगे नहीं। मैं बोला आप लेके आइए उसको पहले। और फिर मैंने उनसे पूछा कि आप ये हथियार लेके आए कैसे, किसी ने आपको चेक नहीं किया? नहीं नहीं, हम तो बुर्का पहने हुए थे। तब मुझे पता लगा कि हथियारों की स्मगलिंग होती कैसे है। कोई माता नहीं चाहती अपने बच्चे का मृत्यु देखने के लिए। सोसाइटी ने काम किया। वही कश्मीर, वही असम, गांव वालों ने हथियारबंद आतंकवादियों को मारा है, डंडे से मारा है, पत्थरों से मारा है। उनमें वो जागरूकता आई थोड़ी सी। ये संभव है अगर सोसाइटी अगर चाहे, बिकॉज ऑल दीज टेररिस्ट, all these insurgents, all these guerrillas, they breed within the society, they live within the society. अगर सोसाइटी उनको मदद करना बंद कर दे तो नहीं हो सकते हैं। क्योंकि जिन्होंने वो हवाई जहाज अगवा किए थे, वहां पर 5 हवाई जहाज वो जो तोड़ दिए, जरूर उनके बिहेवियर में कुछ ना कुछ तो आया होगा। कैसे लोगों को शंका नहीं आई? जागरूकता की कमी है। अगर मैं अपने हाथ में बॉम्ब लेके जा रहा हूं किसी पेटी में, 3 बार मैं घड़ी की तरफ देखूंगा, मेरे माथे पर पसीना आएगा, सर पे पसीना आएगा, 6 बार पूछूंगा मैं, देख, शंका आना चाहिए लोगों को। काय झाल्या माणसाला एकदम। आप इस्रायल में जाइए, वहां देखेंगे, अगर तुम्ही जास्त इकडे तिकडे पाहिलं, पटकन कुणीतरी येईल, आपसे पूछेंगे, डू यू नीड एनी हेल्प, आर यू लुकिंग फॉर समबडी, कैन आई हेल्प यू, वेरी पोलाइटली बट वेरी फर्मली। कैसे मैं इस बात को मान लूं? आपने देखा होगा जब अक्षरधाम में ये बात हुई थी कि साहब वो ट्रेन से आया आदमी, उतर के आया, मंदिर में गया, बंदूक से गोली मिला के दूसरी ट्रेन से वापस चला गया। किसने उसका रिजर्वेशन किया था? नांदेडमध्ये आल्यानंतर तुम्हाला 3 महिन्यापर्यंत पता लागत नाही कोणता रस्ता कुठे जातो। 3दा विचारावं लागतं मला। पत्की साहेबांच्याकडे जेवायला मी गेलो, 5दा विचारावं लागलं पत्की साहेब आहे कुठे, राहतात कुठे। त्यांनी कृपा केली होती मला जेवण करायला, मॅडमनी बोलावलं, त्यांच्या धन्यवाद करतो मैं। आणि इतके मोठे गृहस्थ आहे, ते प्रसिद्ध व्यक्ती आहे, तरी 3दा विचारावं लागलं। मैं कैसे इस बात को मान लूं कि बाहर से आके आदमी अपना काम करके निकल जाता है? जरूर किसी न किसी ने उसकी मदद की है। वो आए थे पहले वहां, किसी ने उनको ले गए हैं वहां पर, उसकी रिहर्सल की हुई होगी, किसी ने उनको टैक्सी लेके दी है, किसी ने खाना दिया होगा, किसी ने पैसा दिया होगा। इसीलिए कल जब मैंने बोला था कि नाग यहां छोड़ गया वो आस्तीन के सांप, संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। ये गद्दारों की गद्दारी हमको बंद करना पड़ेगी, वरना हमारे बच्चों का जो है खतरे में आ जाएगी जान। लोग बोलते सब पार्लियामेंट में आके अटैक करके चले गए। कैसे आए वो? हाउ इट इज पॉसिबल? उन्होंने किया होगा, रिहर्सल की होगी, हथियार लाए होंगे, और बाद में पता भी लगा उन्होंने किसी से मोटर उधार पे ली, टैक्सी खरीदी, कार खरीदी, बेचने वाला, सब बातों का पता लग जाता है बाद में। तो थोड़ी सी जागरूकता आना चाहिए। अगली बात जो है कि आप एकदम से डोंट गिव अप योरसेल्फ आतंकवाद से लड़ने के लिए। वो भी व्यक्ति है, वो भी आदमी है, कोई बहुत बड़ा कोई तूफान नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है ज्यादा। वो टेररिस्ट कोई बड़ा बड़ी कोई भयंकर मोटा मनुष्य नसतो, तो उसको भी डर रहता है। हमने थोड़ा उसका प्रतिकार शक्ति हमें होना पड़ेगी। एंड डू नॉट ग्लोरीफाई टेररिज्म। आज सवेरे मैंने मीडिया से रिक्वेस्ट की इस बात की, उसको हीरो मत बना दीजिए आप, कि बदनाम ही सही मगर नाम तो हुआ। ये बात नहीं होना चाहिए उसमें। छोटी छोटी बातें होती हैं उनको, हम अगर ये होगा तो संभवतः आने वाला खतरा कम हो सकता है। Another point which I have been propagating is Vidyarthi work, Navyuk work, because it is the question of your security, your future. You are better informed. आपको पता लगता है। अगर आपको इस बात की कोई बात नजर आती है, अपने जो वरिष्ठ लोग हैं, अपने जो एल्डर्स हैं, उनके पास जाइए, उनको बताइए, देखिए फलानी जगह पर इस तरह का काम हो रहा है, इसमें कोई खराबी नहीं किसी बात की। क्योंकि विद्यार्थी वर्ग एक ऐसा वर्ग है, अगर स्ट्राइक के कारण, अगर आतंकवाद के कारण
आपके एग्जामिनेशन, आपके पर्चे 3 दिन भी अगर टल गए तो आपको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई इस बात के लिए रुकेगा नहीं कि तुमसे रिजल्ट निकाले पाइजे मगर भी एडमिशन शुरू करो। ये जानबूझ के कराया जाता है ताकि नवयुवकों के बीच में उनके इस तरह का कार्य हो, उनके इम्पैक्ट पड़े, उनका असर पड़े उनके जीवन आधार पर। दिस अनदर फॉर्म ऑफ टेररिज्म। नारी के सम्मान के बारे में मैंने बताया है कि रेडिकल बिहेवियर एंड इनसिक्योर लेडी इन एनी फैमिली, कल जैसे मैंने बताया था कि जिस परिवार में, जिस समुदाय में, जिस प्रदेश में, जिस प्रांत में, जिस धर्म विशेष में नारी की इज्जत नहीं होती है, इट विल ऑलवेज प्रोड्यूस इरेडिकल बिहेवियर, इरेशनल बिहेवियर। दुनिया में कितने देश हैं, नाम लेना उचित नहीं होगा, कल मैंने गलती से अफगानिस्तान का नाम ले दिया था। वहां पर आप देखिए कैसे, आपने टीवी पर देखा होगा कैसे वो तालिबान उनको मारते थे, क्या हुआ उस देश का हाल आज। वैसे कई देश हैं वहां औरतों के ऊपर में वो नाक के ऊपर में लोहे की पट्टी लगा देते हैं, कुरूप बना दिया जाता है उनको। कहां का न्याय है? उसके बारे में होने वाली जो बेबी है, बिटिया है, उसके ऊपर भी वही हाल होगा। सो इनसिक्योर फीमेल जनरेशन विल ऑलवेज प्रोड्यूस इरेसिकल बिहेवियर। एक और बात जो है मेरे ख्याल से जो कर सकते हैं, माने हम लोग तो खैर छोटे हैं पर संभव हो सकता है, वे विश्व समुदाय से हमने अपील करना पड़ेगी, और मैं कर रहा हूं, कुछ कुछ लोगों को लिखा रहा हूं। रेडिकल बिहेवियर हैज गॉट समथिंग टू डू विद डे टू डे लाइफ, जो रोज की हमारी जीवनचर्या होती है। वो सभ्यताएं जो नदी के किनारे पनपी हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता, नील घाटी की सभ्यता, गंगा घाटी की सभ्यता, उस सभ्यता का अर्थ होता है कि किस तरह से उनका जीवन अर्पण होता है, जीवनचर्या होती है। आदमी सवेरे उठता है, वो नदी की प्रार्थना करता है, जल की पूजा करता है, खेत में जाता है, धरती की प्रार्थना करता है, हल चलाता है। शाम को जब वो घर में आता है इतना थक जाता है कि उसको बाकी दोनों सोचने की जरूरत नहीं है, दोन भाकरी कर लिया अब तो झोपून जातो। इट कीप्स यू क्लोज टू द नेचर। योर चिल्ड्रन फील्स सेम थिंग। पर जिनके यहां पर काला सोना निकल रहा है, द ब्लैक गोल्ड, द मोस्ट एक्सपेंसिव करेंसी टुडे, ऑयल, इतना निकल रहा है कि उनको पता ही नहीं उसका क्या करना है। उनके जो बच्चे हैं वो इस तरह का कार्रवाई कर रहे हैं। मे बी विश्व समुदाय जो बात कर रहा है कि हम उनको देश बदनाम बर्बाद कर देंगे, हम तबाही कर देंगे, संभवतः अगर मिडिल ईस्ट का इलाका जो रेगिस्तानी इलाका है उनको अगर हमने किसी तरह से एग्रीकल्चर की तरफ करा दिया तो आने वाले, ये थोड़ा मुश्किल काम होगा लेकिन संभव है ये। उद्या 10 फेब्रुवारी रोजी लेफ्टनंट जनरल श्री दत्तात्रय शेकटकर यांचं पहिलं व्याख्यान होईल।